नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल जीएस प्लेनेट पर। आज हम लोग 21 अक्टूबर की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। वहाँ पर जो भी प्रश्न बन सकते हैं उसको देखेंगे, एक एक करके एनालिसिस करेंगे। आज ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन थे नहीं, तो इसलिए मैं आपको एक एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ा दूंगा। इसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेक्चर आज ले रहा हूँ तो जो और भी मैक्सिमम हो सकता है वो करने की कोशिश करूँगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमिताभ चौधरी किस बैंक के फिर से प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं? अमिताभ चौधरी विल बी मैनेजिंग डायरेक्टर अगेन ऑफ विच बैंक? फिर से बनाया गया, इनको दोबारा एक कार्यकाल दिया गया। एक कार्यकाल, एक टेन्योर पूरा कर चुके हैं। किस बैंक के ये एमडी बनाए गए हैं? तो आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, एचएसबीसी बैंक, ये सभी निजी बैंक है, सभी प्राइवेट बैंक है। और ये किसको बनाए गए हैं? एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं। ये देखिए, अमिताभ चौधरी री अपॉइंटेड एज एमडी सीईओ ऑफ एक्सिस बैंक। और ये सहमति कौन देता है, मंजूरी कौन देता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देता है। किसी भी बैंक का जो हेड होता है, ये वहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तय करते हैं कि ये बनाए जाएंगे। उसके बाद वो नाम जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को फाइनल करके भेज दी जाती है। फिर आरबीआई क्या करता है, और पूरा का पूरा चेक करता है, देखता है कि हाँ सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक होने के बाद वो अपनी मंजूरी जब दे देता है, तब जाके किसी भी बैंक का वो प्रबंध निदेशक या सीईओ बनता है। इस तरह से वहाँ पे बैंकिंग शीर्ष अधिकारियों की नियुक्ति होती है। क्लियर है? तो एक्सिस बैंक के नए बने हैं कौन? नए क्या, पुराने को ही कंटिन्यू किया गया है। क्या? अमिताभ चौधरी जी को बनाया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक, क्लियर है? आइए थोड़ा सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात कर लें। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अगर बात करें अबाउट आरबीआई, तो ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1935 में हुआ था। कब हुआ था? 1935। बहुत बार पूछा गया है। ठीक, दूसरी बात, इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो राष्ट्रीयकरण हुआ था बच्चा इसका 1949 में। राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या है समझिए। देखिए, जब 1935 में ये बना था, तब ये क्या हुआ करता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए बना गया था ना, बनाया गया था। इसका काम था ब्रिटिश सरकार के लिए काम करना। बट ब्रिटिश सरकार तो नहीं रही 1947 में। उसके बाद क्या हुआ कि ये इस महत्वपूर्ण बैंकिंग संस्था को, इस इम्पॉर्टेंट बैंकिंग इंस्टीट्यूट का नेशनलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है भारत सरकार के द्वारा। और 1949 में इसके सारे शेयर खरीद लिए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा। इस तरह से भारत की संस्था बन गई है, पूरी तरह से भारत सरकार के अंडर काम करने वाली संस्था बन गई 1949 को। इसका प्रेजेंट हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। लेकिन जब ये इस्टेब्लिश हुआ था, तब इसका हेडक्वार्टर क्या हुआ करता था? अभी प्रेजेंटली कोलकाता, उस समय का कलकत्ता। ठीक है, ये हुआ करता था। बाद में 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। इसके पहले गवर्नर कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ। बहुत बार पूछा गया है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई हु वाज? तो ओसबॉर्न स्मिथ, ही वाज ब्रिटिश। एंड अगर आपसे एक इसका फॉलोइंग क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन बना था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का? तो कौन बने थे? भारतीय थे, सीडी देशमुख जी। और इस समय प्रेजेंट गवर्नर कौन है? प्रेजेंट गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। ठीक है, शक्तिकांत दास जी इज प्रेजेंट गवर्नर फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में इतने फैक्ट आपको कंफर्म पता होने चाहिए, एग्जाम में पूछा। इसके अलावा एक और फैक्ट है जो पूछ लिया जाता है कि आरबीआई एक्ट कब पारित हुआ था? तो आरबीआई एक्ट आया था 1934 में। कब आया था? 1934 में। एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरी बात, एक और आता है, एक और एक्ट इससे रिलेटेड है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। क्या बच्चा? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, ये कब आया था? ये 1949 में आया था। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का मतलब भारत में बैंकिंग किस नियम से चलेंगे, किस कानून से चलेंगे, आरबीआई को पावर कहाँ से मिलती है सभी बैंकों को रेगुलेट करने का? ये इसी एक्ट से मिलती है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। कब आया? 1949। और आरबीआई को गवर्निंग करने के लिए कौन सा एक्ट आया था? 1934 में आरबीआई एक्ट। क्लियर है? ये दो एक्ट याद होने चाहिए। अब भारत में बैंकिंग का विकास थोड़ा सा देख लेते हैं। विकास नहीं, भारत में टाइप्स ऑफ बैंकिंग देख लेते हैं। ठीक है, हालांकि एक दिन और मैंने पढ़ाया था, फिर भी देख लेते हैं। भारत में 3 प्रकार के बैंक होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के बैंक होते हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला वाला जो बैंक होता है उसे बोलते हैं कॉमर्शियल बैंक। सॉरी, कॉमर्शियल बैंक पहला ये होता है। क्या? कॉमर्शियल बैंक। दूसरा क्या होता है? कोऑपरेटिव बैंक। ज़्यादातर नाम ये इंग्लिश में होंगे तो बेहतर रहेगा। कोऑपरेटिव बैंक। और तीसरा होता है स्पेशलाइज्ड बैंक। स्पेशलाइज्ड बैंक, विशेषीकृत बैंक। ठीक है, तो व्यावसायिक बैंक, सहकारी बैंक और स्पेशलाइज्ड यानी कि विशेषीकृत बैंक होते हैं। तो इस तरह से 3 प्रकार के बैंक होते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और स्पेशलाइज्ड बैंक। इतने प्रकार के बैंक होते हैं। अब एक एक करके सारे बैंकों के देख लेते हैं। तो सबसे पहला बैंक आएगा आपका कॉमर्शियल बैंक। क्या आएगा बच्चा? कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक नाम से ही लग रहा है, इसका उद्देश्य क्या होगा? ये प्रॉफिट के उद्देश्य से काम करेंगे। इनका ध्येय क्या होता है? प्रॉफिट।
प्रॉफिट प्लस वेलफेयर ऑफ पीपल। भारत में ये नहीं कि केवल प्रॉफिट कमाने के लिए आप बैंक खोल रखे हो, क्योंकि भारत कोई पूंजीवादी देश नहीं, इट इज़ नॉट अ कैपिटल स्टेट। ठीक है, ये एक सोशलिस्ट स्टेट है, यानी कि संविधान के रूप अनुसार तो सोशलिस्ट स्टेट है ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी देखना होगा और लोगों का कल्याण भी देखना होगा। तो कमर्शियल बैंक का मोटो होता है प्रॉफिट प्लस वेलफेयर ऑफ पीपल। ठीक है, समझ में आया। तो कमर्शियल बैंक कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक? 4 प्रकार के होता है। पहला होता है पब्लिक सेक्टर बैंक। क्या होता है? पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसे सामान्यतः क्या बोलते हैं? सरकारी बैंक बोलते हैं। समझ में आया? पब्लिक सेक्टर बैंक ऐसे बैंकों को कहा जाता है जिसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी 50% से अधिक होती है। ठीक है, 50% से अधिक अगर हिस्सेदारी भारत सरकार की है तो उसे पब्लिक सेक्टर बैंक कहा जाता है। अभी आपको आप थोड़ा लेक्चर पॉज करके हमको बताइए, जिनको पता है कि भारत में कुल कितने सरकारी बैंक इस समय हैं। अरे बता ही दिया हमने, 12 हैं। कितने हैं? 12 हैं। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक यानी सार्वजनिक बैंक भारत में कितने हैं? 12 बैंक है इस समय प्रेजेंटली। तो पहला बैंक यही होगा, कमर्शियल बैंक। दूसरा बैंक कौन होता है? प्राइवेट सेक्टर बैंक, बट इंडियन। प्राइवेट सेक्टर बैंक यानी निजी बैंक, जैसे कि HDFC, ICICI, फेडरल बैंक, ठीक है, करूर वैश्य बैंक, ये सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं। भारत में पहला प्राइवेट बैंक कौन था? ICICI 1994 में, शायद 94 में ही ओपन हुआ था। एक बार कंफर्म करिएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करिए कि ICICI बैंक की स्थापना कब हुई थी, कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, ICICI भारत का पहला निजी बैंक था। उसके बाद आता है क्या? तीसरा वाला कौन सा होता है? फॉरेन सेक्टर बैंक। क्या होता है बच्चा? फॉरेन सेक्टर बैंक। फॉरेन सेक्टर बैंक का मतलब क्या होता है? विदेशी बैंक, जैसे कि सिटी बैंक न्यूयॉर्क बेस्ड है, HSBC बैंक, ठीक है, हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन है, ठीक है, और HSBC के बाद स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो लंदन बेस्ड बैंक है, ड्यूच बैंक है जो कि डच बैंक है। इस तरह से फॉरेन सेक्टर बैंक होते हैं जो जिनका हेडक्वार्टर कहाँ होता है? विदेशों में होता है। और लास्ट कमर्शियल बैंक होता है चौथा, जो यहाँ पे जगह नहीं है, मैं अगली लाइन में बताता हूँ, उसका आप लोग बैक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चौथा बैंक होता है RRB। क्या होता है बच्चा? RRB यानी कि रीजनल रूरल बैंक। क्या होता है? रीजनल रूरल बैंक। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। रीजनल रूरल बैंक यानी कि आपका होता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत कब होती है? भारत में 1975 में होती है। कब होती है? 1975 में पहला जो RRB बैंक खोला गया था उसका नाम था प्रथमा बैंक। क्या नाम था बच्चा? प्रथमा बैंक, और ये उत्तर प्रदेश में खुला था। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा होता है? प्रथमा बैंक। क्लियर है? कब ओपन हुआ था? 2 अक्टूबर 1975 में ओपन हुआ था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसका काम क्या होता है? नाम से ही लग रहा है क्या? एक ग्रामीण विकास। इनका उद्देश्य क्या होता है भैया? ग्रामीण विकास। ठीक, रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट के लिए आप क्या करोगे? आप लेंडिंग करोगे, यानी कि ऋण दोगे। किसको? कृषि के पर्पज़ के लिए, पशुपालन के पर्पज़ के लिए, मत्स्य पालन करने के लिए। तो गाँव की जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है उसको और ज़्यादा फ्लरिश करने के लिए, और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए आप जो है लेंडिंग प्रोसेस स्टार्ट करोगे। समझ में? यही काम होता है रीजनल रूरल बैंक का। ठीक है, कब स्थापित हुआ था? 1975 में। ठीक है, और इसका उद्देश्य ये होता है। RRB बैंक की अगर बात करें, इसकी हिस्सेदारी शेयर पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं कि कोई भी रिजर्व RRB बैंक RRB होगा उसमें कितने लोगों की हिस्सेदारी होती है? तो इसमें 3 लोगों की हिस्सेदारी होती है। एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 50% होती है। कितनी? 50%। फिर होता है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की हिस्सेदारी कितनी होती है? 35%। कितनी होती है? 35%। और जो एक होता है क्या कहते हैं? स्पॉन्सर बैंक। क्या होता है? स्पॉन्सर बैंक। स्पॉन्सर बैंक की हिस्सेदारी कितनी होती है? 15%। तो इस तरह से शेयर बनता है। जैसे कोई भी एक रिजर्व बैंक, रीजनल रूरल बैंक होगा, जैसे कि हमारे राज्य पर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर है मध्यांचल ग्रामीण बैंक, या उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर है बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। ठीक है, तो ये सारे के सारे उसमें क्या होगा? भारत सरकार की हिस्सेदारी किसी भी रीजनल रूरल बैंक में भारत सरकार की हिस्सेदारी कितनी होती है? 50%। स्टेट गवर्नमेंट की हिस्सेदारी कितनी? मेरे का यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, ये नहीं। स्पॉन्सर बैंक की कितनी होती है? 35%। और स्टेट गवर्नमेंट की कितनी होती है? 15%। तो इस तरह से 100% कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि RRB यानी रिजर्व रूरल बैंक में सेंट्रल गवर्नमेंट की हिस्सेदारी कितनी होती है? तो 50% होती है। तो ये 4 प्रकार के आपके क्या हुए? कमर्शियल बैंक हुए। पहला पब्लिक सेक्टर बैंक, दूसरा प्राइवेट सेक्टर बैंक, तीसरा फॉरेन सेक्टर बैंक, और चौथा RRB। और फिर होता है कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक का मतलब क्या होता है बच्चा? सीधे सीधे सहकारी बैंक है। इनका उद्देश्य क्या है? नो प्रॉफिट नो लॉस। समझ में आया? ये
नो प्रॉफिट नो लॉस, बस इतना समझिए। नो प्रॉफिट नो लॉस ये 3 स्तर पर होती है। स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे होते हैं सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट लेवल पे होती है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनते। जो तीसरा है स्पेशलाइज्ड बैंक, उसको वो इंपॉर्टेंट है। स्पेशलाइज्ड बैंक का मतलब क्या होता है? विशेषीकृत बैंक। विशेषीकृत बैंक की बात करें तो जैसे कि इनको कोई स्पेशल टास्क दे दिया जाएगा, बस उसी क्षेत्र को डेवलप करने के लिए ये एक तरह के बैंक होते हैं। इन्हें डेवलपमेंट बैंक भी बोला जाता है। जैसे अगर हम बात करें नाबार्ड, क्या नाम है? नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अभी देखा, तो इसका काम क्या होगा? जितने आरआरबी हैं भारत में, रीजनल रूरल बैंक, उनको ठीक तरीके से मॉनिटर करना, उनको फंडिंग की ज़रूरत पूरा करना। फिर होता है एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक, हाउसिंग सेक्टर के लिए ये बैंक देती, ये लोन देती है, ठीक है। उसके बाद होता है जो है सिडबी के बारे में पहले भी बता चुके हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। हेडक्वार्टर लखनऊ में होता है, ठीक। इसका काम है छोटी इंडस्ट्री को प्रमोट करना। फिर होता है आपका क्या? सिडबी हो गया, एनएचबी हो गया, नाबार्ड हो गया। एक्जिम क्या होता है? एक्जिम भी हम एक बार पढ़ा चुके हैं, ठीक है। एक्जिम बैंक का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है। तो इस तरह के जो भी बैंक होते हैं उन्हें स्पेशलाइज बैंक बोलते हैं। होपफुली बैंकिंग समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 12 बैंक कौन कौन से हैं, ठीक है। एसबीआई है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, यूको बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, और पंजाब एंड सिंध बैंक। ये सारे के सारे क्या है? पब्लिक सेक्टर बैंक है। क्लियर है? आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब जल्दी जल्दी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं। एक्चुअली आई मेट देम नामक पुस्तक किसने लिखा? अभी रिसेंटली एक बुक पब्लिश हुई है। इसे किसने लिखा है बच्चा? गुलजार ने लिखा है। गुलजार एक बेहतरीन राइटर है भारतीय हिंदी सिनेमा के ये लिरिसिस्ट हैं, ठीक है। इसके अलावा समीर अंजान, जावेद अख्तर, प्रसून जोशी, ये सब भी लिरिसिस्ट हैं, गीतकार हैं। गुलजार मेरे फेवरेट हैं, गजब का लिखते हैं ये गुलजार साहब। इन्होंने क्या क्या बुक लिखा है? एक्चुअली आई मेट देम अ मेमोर का मतलब होता है एक याद, ठीक है। किसी से मिले रहे होंगे, उसी के बारे में ये बयां कर रहे हैं। अब इनको बताना नहीं चाहिए सब, क्या मतलब है इस उम्र के पड़ाव में अब किसी से क्या मिले थे बताना? अरे मजाक कर रहा हूँ, यादें हैं, कुछ भी बोलिए। थर्ड क्वेश्चन आज का, हाल ही में जारी मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? व्हाट इज इंडियाज प्रेजेंट रैंकिंग इन मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स? बहुत सारे लोग ये मर्सर सोच के मर रहे होंगे कि भैया ये क्या है मर्सर हो गए, मर हो गए, ठीक है। मर्सर बेटा कंपनी का नाम है, ये सर्वे कंपनी है। क्या है? सर्वे कंपनी है। हम इतना गहराई से इसलिए जानते हैं क्योंकि इसका इंटरव्यू देकर हम ट्रेनिंग भी ले चुके हैं इसका, लेकिन उसके बाद ज्वाइन नहीं किए थे, ठीक है। फिर हमारा जॉब आईबीएम में लग गया था, तो आईबीएम थोड़ी ज़्यादा बड़ी कंपनी थी, वहाँ चले गए थे। तो मर्सर के बारे में मुझे पता है, ये सर्वे कराती है, ठीक है। हाँ, तो ये विदेशी कंपनी है मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। ये क्या किया है इस कंपनी ने? क्या किया है? पूरी दुनिया में 43 देश, कितने? 43 देशों के अंदर जो वहाँ का पेंशन सिस्टम है, बुजुर्गों को दिया जाने वाला पेंशन सिस्टम है, उसका स्टडी किया है। और ये देखा है कि कौन से देश में बेहतरीन पेंशन सिस्टम है। बेहतरीन मतलब जितना पेंशन देते हैं क्या उससे गुजारा हो जाता है, वो इफेक्टिवली लोगों तक पहुँचता है, ट्रांसपेरेंसी है। इन्हीं सब क्राइटेरिया फैक्टर को देखते हुए ये पेंशन सिस्टम को मॉनिटर करता है पूरी दुनिया का। उस हिसाब से जो 43 देशों की रैंकिंग जारी की गई उसमें भारत 40वें नंबर पर है। वेरी गुड, हम लोगों का ये बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, 40वीं रैंक है, अच्छे पुअर कंडीशन है, ठीक है। और देखते हैं, इंडियाज पेंशन सिस्टम नीड्स इम्पीटियस टू इंश्योर एडुकेट रिटायरमेंट इनकम। वही स्टडी कहता है कि भारत का अभी भी पेंशन सिस्टम एडुकेट नहीं है, उचित नहीं, मतलब एडुकेट मतलब प्रभावी नहीं है, ठीक है। और उसको और ज़्यादा इम्पीटियस की ज़रूरत है। इम्पीटियस मतलब और ज़्यादा प्रोत्साहन की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये रैंकिंग पढ़ लीजिएगा। इस रैंकिंग में नंबर 1 कौन सा देश हुआ है? नंबर 1 देश कौन सा है? देखिए ये कहाँ गया, आइसलैंड उस दिन पढ़ाया था ना, स्कैंडिनेवियन कंट्री 5 देश है, उसमें से एक होता है आइसलैंड। एक और चीज़ है, विश्व शांति जो ग्लोबल पीस इंडेक्स में हमेशा नंबर 1 रहता है। याद कैसे रखोगे? पीस मतलब शांति, आइस मतलब ठंडा, जहाँ ठंडा होगा तो वहाँ पर क्या होगा? शांति होंगी ना, हाँ शांत। तो आइसलैंड ग्लोबल पीस के मामले में नंबर 1 होता है, और इस स्टडी में भी ये नंबर 1 हुआ है। सबसे नीचे जो है क्या है? थाईलैंड है, ठीक है। सबसे नीचे क्या है? थाईलैंड इस रैंक में। नहीं याद है तो याद रखना, थाई मतलब पैर मतलब नीचे, पैर नीचे ही होता है, तो थाईलैंड की रैंकिंग नीचे है, ठीक है। 14 क्वेश्चन आज का, हाल ही में अमित शाह जी ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान से मोदी वैन को हरी झंडी दिखाई? बहुत इंपॉर्टेंट, रिसेंटली एट विच प्लेस अमित शाह फ्लैग्ड ऑफ मोदी वैन इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। मोदी वैन, मोदी जी का 20 साल हो गया राजनीतिक जीवन में, ठीक है। 16 अक्टूबर 2001 को वो मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के, तब से वो लगातार सार्वजनिक जीवन बने हैं। तो उनकी सार्वजनिक जीवन को सेलिब्रेट करते हैं अमित शाह जी ने
मोदी के नाम पे एक गाड़ी चलाई है, मोदी वैन, ठीक है। हाँ, तो कहाँ से चलाई है यही बताना है। प्रतापगढ़, प्रयागराज, झांसी, कौशाम्बी, ये सब उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं। मेरा ज़िला प्रतापगढ़ है, ठीक है। ये कौशाम्बी से चालू किया गया है। देखते हैं, देखिए, अमित शाह टू फ्लैग ऑफ मोदी वैन टू कॉमोमोरेट 20 ईयर्स ऑफ पीएम मोदी। कहाँ से किया गया है ये इंपॉर्टेंट है, बस केवल और केवल, और इससे ज़्यादा कुछ मुझे नहीं लगता पूछा जा सकता है। कौशाम्बी से ये लॉन्च हुआ है, ठीक है। उसके बाद और आगे उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी ये जाएगा, ठीक है। क्या करेगा ये वैन, बताएगा मोदी जी की जीवन के बारे में बताएगा। प्रेजेंटली ये मन की बात जो करते हैं उसके बारे में लोगों को जानकारी देगा। कोविड की सुरक्षा की जानकारी देकर कैसे अपना बचाव करें, कोविड वैक्सीनेशन को प्रमोट करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाएं, ठीक है। इसी तरह की बातें करेगा। पांचवा क्वेश्चन आज का, किस राज्य ने प्रशासन गांव के संग नामक अभियान प्रारंभ किया है? विच स्टेट हैज़ लॉन्च प्रशासन गांव के संग, ठीक है। तो ये राजस्थान ने लॉन्च किया बच्चा। प्रशासन गांव के संग का मतलब क्या होता है? देखिए 22 डिपार्टमेंट हैं वहाँ पे, जो है जो सर्विसेज देते हैं विलेजर्स को, गांव को सर्विसेज देते हैं, सरकारी सेवाएं देते हैं। तो उनके बारे में ये एक जागरूकता फैलाने का कार्यक्रम है, ये अभियान है कि गांव गांव जाएं, लोगों को इन 22 डिपार्टमेंट के योगदान के बारे में बताएं कि आप इनके साथ काम कर सकते हैं। प्रशासन हमेशा गांव के साथ है, गांव भी प्रशासन का साथ दे। इसी तरह का ये राजस्थान गवर्नमेंट का बेहतरीन कैंपेन है पब्लिक पीपल पार्टिसिपेशन के लिए। पीपल पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट स्कीम में इस तरह का काम किया जाता रहता है। राजस्थान की बात कर ले तो राजस्थान जो कि उत्तर प्रदेश को, उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है और देश का सबसे बड़ा राज्य है किस वाइज, एरिया वाइज। तो एरिया यानी राजस्थान क्षेत्रफल के दृष्टि से नंबर 1 राज्य है। इसके कैपिटल क्या है? जयपुर। यहाँ के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। और यहाँ का जो है मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत जी। नेशनल पार्क केवलादेव, सरिस्का, रणथंभौर और डेजर्ट, ये यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट जयपुर सिटी, जंतर मंतर और हिल फोर्ट्स, यानी कि जो पहाड़ों पर बहुत सारे किले बने हुए हैं उनको भी इसमें शामिल किया, और साथ ही साथ केवलादेव नेशनल पार्क को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया है। डांस फॉर्म यहाँ की अगर बात करें तो घूमर और कलबेलिया यहाँ के प्रमुख डांस फॉर्म लोक नृत्य हैं। तो इस तरह से राजस्थान के बारे में था। तो आज केवल 5 ही क्वेश्चन थे, लेक्चर जल्दी हो जाता है इसलिए आज बैंकिंग के बारे में थोड़ा सा बता दिया। इसी तरह जिस दिन थोड़ा थोड़ा लेक्चर रहे, मुझे लगेगा लेक्चर छोटा होगा तो किसी ना किसी एक टॉपिक के बारे में एक्सटेंशन मैं दे दूंगा। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो थोड़ा सा लाइक कर दिया करो और थोड़ा सा शेयर करो, लोगों तक पहुंचाइए हमारी बात को। अच्छा लग रहा है ना, पसंद आ रहा है ना, तो लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।